आज हम वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो देखेंगे वो है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस बेटा मेंडल ने एक ऐसा क्रॉस डिवाइस किया था कि जिसमें एक बज़ाहिर डोमिनेंट नज़र आने वाले फिनोटाइप की जीनोटाइप चेक की जा सकती है। यानी इसमें हमें एक प्लांट मिला, या मेंडल के पास एक प्लांट था जिसमें कोई भी करेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल फ्लावर कलर है या सीड कलर है या सीड शेप है या प्लांट की हाइट है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर था, ठीक है, जिसने F1 में एक्सप्रेस किया था। उसको वो चेक करना चाह रहा था कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। तो उसको चेक करने के लिए उसने एक टेस्ट जो है वो डिवाइस किया, जिसका नाम उसने टेस्ट क्रॉस रखा। उसमें हमें पता चल जाता है कि जो आपने प्लांट लिया हुआ है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। इसमें किया क्या जाता है कि जो बज़ाहिर डोमिनेंट नज़र आ रहा होता है उस फिनोटाइप को क्रॉस किया जाता है रिसेसिव फिनोटाइप के साथ। यानी आपके पास एक टॉल प्लांट है पी का, आप चेक करना चाहते हो कि ये होमोजाइगस है, कैपिटल टी है, या ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो उसके लिए हम उसको सिंपली क्रॉस करवा लें स्मॉल टी के साथ। अगर तो F1 सारे टॉल आ जाते हैं तो वो होमोजाइगस था, और अगर एक टॉल आता है और एक 3:1 की रेट, ठीक है, उसको रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया जाता है। और अगर आपके पास F1 जनरेशन में सारे टॉल आ जाएं, या अगर आपने राउंड सीड का रिंकल के साथ क्रॉस करवाया है और आपके पास F1 में सारे के सारे राउंड सीडेड आ जाएं, तो आप कहेंगे कि जो हमने डोमिनेंट ट्रेट ली हुई थी वो होमोजाइगस थी। या फिर अगर आपने क्रॉस करवाया है उस डोमिनेंट नज़र आने वाली ट्रेट का रिसेसिव के साथ स्मॉल आर के साथ, तो इसमें अगर आपके पास F1 जनरेशन में इक्वल अमाउंट में आ जाते हैं, 1:1 की रेशो में आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, यानी हाफ, अगर 100 प्लांट्स हैं तो हाफ जो हैं उनमें राउंड सीड हैं और हाफ के अंदर रिंकल्ड सीड हैं, तो आप कहेंगे कि जो हमने पेरेंट लिया था डोमिनेंट वो हेट्रोजाइगस था। तो ये चेक हो जाता है फ़ौरन से। जीनोटाइप बजाय हम इसके साइटोलॉजिकल स्टडी करते रहें और DNA और RNA पे जाते रहें, तो ये फ़ौरन से आपको पता चल जाएगा कि डोमिनेंट नज़र आने वाला जो फिनोटाइप है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो टेस्ट क्रॉस की ये प्रॉपर डेफिनेशन है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिए कि इसमें 2 केसेस लिखने पड़ेंगे। एक में आपको केस 1 में आपको जो डोमिनेंट है वो होमोजाइगस कंसिडर करना पड़ेगा, उसको रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाएंगे। दोनों के गैमीट्स, इसके गैमीट्स कैपिटल आर होंगे, इसके स्मॉल आर होंगे, और इनको मिक्स करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ। तो आपके पास हमेशा सारे के सारे जो जीनोटाइप है वो तो कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, लेकिन फिनोटाइप इन सब का राउंड सीडेड होगा। दूसरा जो केस है उसमें हम अगर डोमिनेंट ट्रेट, अगर वो प्लांट आपने लिया है और आपके पास F1 जनरेट उसका भी होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाया है, और आपके पास 50% राउंड आए हैं और 50% रिंकल्ड आए हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो हमने डोमिनेंट लिया था वो हेट्रोजाइगस था, ठीक है। तो ये टेस्ट क्रॉस है और इसकी एग्जांपल आपने साथ कोट करनी है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडल ने सेकंड लॉ कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद डिवाइस किया था। एक्सपेरिमेंट्स उससे पहले जो उसने किए थे बेटा, एक ट्रेड को वो लेके चला था। एट अ टाइम उसने एक करेक्टर को स्टडी किया था। यानी फॉर एग्जांपल सीड शेप है तो सिर्फ सीड शेप को कंसिडर किया था, कलर को नहीं देखा था। उसने कहा था कि जी सीड शेप या राउंड होती है या रिंकल्ड होती है, तो राउंड के लिए उसने RR और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर यूज़ किया। उसका F1 लिया, फिर आगे से उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन किया कि कैसे वो होता है। अब नेक्स्ट स्टेप वो एक और मूव किया और उसने क्या किया कि एट अ टाइम 2 करेक्टरिस्टिक्स को उसने स्टडी किया। यानी ना सिर्फ 7 सीड शेप देखी बल्कि सीड का कलर भी देखा। तो एक ही टेस्ट के अंदर अगर हम 2 करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें और उसमें इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने इसी को बेस बना के सेकंड लॉ दिया था, और उसने कहा था कि ये जो 2 करेक्टर हम एट अ टाइम स्टडी करते हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। यानी जब गैमीट बनेंगे तो गैमीट्स के अंदर कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जाएगा या कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा, ये सारा रैंडम होता है, ये फिक्स नहीं होता, इक्वल चांसेस होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये आपके पास ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो है और ये आपके पास ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड ग्रीन, ये 2 होम जो थे ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज़ थी, होमोजाइगस पेरेंट्स थे, P1 थे। इनका आपस में जब क्रॉस करवाएगा और आपके पास जो F1 जनरेशन आई, इसमें सारे डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे। डोमिनेंट कलर येलो आया, इसका मतलब येलो कलर डोमिनेंट है। शेप राउंड आई, इसका मतलब है राउंड शेप डोमिनेंट है। तो इसके दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट थे। कैपिटल आर और कैपिटल वाई डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। ये डबल कॉपी में भी एक्सप्रेस करेंगे, सिंगल में। तो जब गैमीट्स बनते हैं बेटा, RY एक साइड पे जाएंगे, RY एक साइड पे जाएंगे। इसी तरह से इसका स्मॉल y एक गैमीट में जाएगा, स्मॉल y दूसरे गैमीट में। अब कैपिटल RY वाला गैमीट जब स्मॉल RY वाले गैमीट को फर्टिलाइज करेगा, तो आपके पास जो नए इंडिविजुअल्स आएंगे उनका जेनेटिक मेकअप ये होगा। कैपिटल R
स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये वो इंडिविजुअल्स थे जो F1 में आए। इनके अंदर जो जीनोटाइप है उसमें एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है। जीनोटाइप तो ये है। फिनोटाइप क्या होगी कि दोनों में एक एक डोमिनेंट कॉपी आ गई है, तो इनकी फिनोटाइप राउंड और येलो होगी। ठीक है। अब जब इसके गैमीट्स बनेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ आएगा या कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ आए, ये रैंडम होता है। कभी ये कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है कैपिटल आर, और कभी ये स्मॉल वाई के साथ। यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। क्या डेफिनेशन है कि जब दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स यानी आर आर और वाई वाई, ये कंट्रास्टिंग पेयर हैं, एक कलर है और एक शेप है, दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स को हम एक ही क्रॉस में स्टडी करें तो उनकी अलील्स यानी आर आर और वाई वाई दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, वो अलग अलग होती हैं एक दूसरे को इफ़ेक्ट किए बगैर। यानी आर वाई के साथ भी जा सकता है कैपिटल के साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, इंडिपेंडेंट है, बंधे हुए नहीं है कि कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ आएगा, स्मॉल आर हमेशा स्मॉल वाई के साथ आएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है। सिमिलरली स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है। यानी दो जोड़े हैं आपके पास शूज़ के, एक सुर्ख रंग का जोड़ा है जूतों का, एक ब्लैक कलर का जूतों का जोड़ा है, चार जोड़े पड़े हैं आपके पास जूतों के। मैंने कहूँ कि इनको पहले शफल करें और फिर इनके जोड़े बनाएं, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप उनको पहले मिक्सअप कर दें, फिर आपकी मर्ज़ी है कि सुर्ख वाले के साथ दूसरा पेयर भी सुर्ख रखें या सुर्ख वाले के साथ एक ब्लैक रख दें। पेयर तो बन जाएगा ना, चलें कलर डिफरेंट है। दूसरा पेयर आपकी मर्ज़ी है ब्लैक के साथ रेड रखें या ब्लैक के साथ ब्लैक रखें, तो ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। सिमिलरली जब दो ट्रेड्स को एक ही क्रॉस में स्टडी किया जाता है तो उनकी अलील्स एक दूसरे पे असर किए बगैर गैमीट्स में इंडिपेंडेंटली डिवाइड हो जाती हैं। ये है जी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आपने याद करना है। इसी को एक्सप्लेन हम एग्जांपल लेके कर लेते हैं कि कैसे उसने इसको चेक किया। उसने एट अ टाइम दो करेक्टर लिए, एक सीड शेप का और एक सीड कलर का। सीड शेप आपको पता है कि राउंड जो है उसके लिए कैपिटल आर, और रिंकल्ड के लिए हम स्मॉल आर यूज़ करते हैं। राउंड इज़ डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, ये भी हमें पता है, हम सिंगल क्रॉस में पढ़ चुके हैं। फिर येलो कलर डोमिनेंट है वो बेटा ग्रीन कलर के ऊपर, तो येलो के लिए कैपिटल वाई इस्तेमाल करेंगे और रिंकल के लिए हम स्मॉल वाई। तो ये दो प्लांट्स उसने लिए। एक ऐसा पौधा लिया जिस पे पीले बीज बनते थे जब उसकी फलियां लगती थीं और वो राउंड होते थे, वो स्पीशीज़ का एक प्लांट ले लिया। दूसरा प्लांट उसने ले लिया जिस पे बीज लगते थे ग्रीन कलर के लेकिन रिंकल्ड होते थे, छोटे झुरीदार होते थे, झुरियाँ होती थी उसके ऊपर। इन दो स्पीशीज़ के लेके अपनी मर्ज़ी से इन दोनों का क्रॉस करवाया और अगली नस्ल तैयार कर ली। यानी उन पौधों में जब क्रॉस करवाया उनमें बीज बने, उन बीज को ज़मीन में लगाया, नए पौधे निकले। नए पौधे जो निकले उसको F1 जनरेशन कहा गया। उसके ऊपर जब फलियां लगीं और उनमें बीज बने तो वो सारे येलो और राउंड थे। तो इससे साबित हो गया कि राउंड और येलो कलर डोमिनेंट थे। फिर बेटा उसने F1 से कौन सी जनरेशन ली, F2 बाय सेल्फ क्रॉस। यानी जब F1 के पौधे निकले तो उन पे जब फलियां बनने का टाइम आया, फूल लगे, तो उसने F1 के जो 100 पौधे हैं या 150 पौधे उसने F1 जनरेशन के प्लांट्स को आपस में सेल्फ क्रॉस करवा के उसने F2 जनरेशन ली। ठीक है, तो F2 जनरेशन में उसके पास क्या कॉम्बिनेशन है बेटा, वहाँ तो एक करेक्टर था तो 4 बॉक्सेस वाला हमारा पनेट स्क्वायर बना था। अब आपका डबल काम बढ़ जाएगा कि यहाँ आपके पास चूँकि दो करेक्टर एट अ टाइम हम स्टडी कर रहे हैं, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, वो क्रॉस जिसमें एट अ टाइम दो करेक्टर कंट्रास्टिंग पेयर स्टडी किए जाएँ ट्रेड्स के, ट्रेड करेक्टर को कहते हैं, तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो हाइब्रिड हमने पढ़ा था एट अ टाइम सिर्फ राउंड को आप रिंकल्ड के साथ करें या एट अ टाइम सिर्फ येलो को ग्रीन के साथ करें। ठीक है, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है। डाई हाइब्रिड में क्या होता है कि आप एट अ टाइम दो ट्रेड्स इकट्ठे लेके चलते हैं। तो F1 जनरेशन उसने ले ली, उसके पास सारे पौधे जो थे वो राउंड और येलो सीड के साथ आए। अब इन पौधों को जब उसने ग्रो करवाया और उनको आपस में सेल्फ क्रॉस करवाया, उससे जो बीज बने, उससे जो उसने पौधे उगाए, ठीक है, F1 जनरेशन में जब बीज बने उनको निकाला, उनको फिर ज़मीन में लगाया और F3 जनरेशन उसने हासिल की, सॉरी F2 जनरेशन, F1 से F2 जनरेशन उसने निकाली, तो उसके पास मुख्तलिफ़ टाइप के 16 किस्म के पौधे आए, 16 किस्मों के।
कौन कौन सा कॉम्बिनेशंस था वो हम देख लेते हैं कि आपके पास इसको अगर हम 2 दफ़ा लिखें, यानी एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, इसका जेनेटिक मेकअप कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी तरह से इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब बेटा 2 कैरेक्टर हैं तो हमें पनेट स्क्वायर थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। इसमें आपको 4 खाने बनाने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी 4 कॉलम्स में आपको 4 बॉक्सेस लेने पड़ेंगे। तो टोटल 16 ब्लॉक्स आप बनाएंगे। एक साइड पे एक के इस वाले प्लांट के गैमीट लिखेंगे, इस साइड पे आप दूसरे प्लांट के गैमीट्स लिखेंगे। अब गैमीट कैसे बनेगा कि कैपिटल आर के साथ पहले कैपिटल वाई लगाएं, एक गैमीट, फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई लगाएं, दूसरा गैमीट, फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई लगाएं, तीसरा गैमीट, फिर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई लगाएं, चौथा गैमीट। ये 4 तरह के गैमीट प्लांट में प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यही 4 इसके भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, आपने वो इस साइड पे लिख लेने हैं। अब वही तरीका है, इधर वाले को इसके साथ क्रॉस करते जाएं, कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ लिख दें, ठीक है। अभी फिनोटाइप ना लिखें, सिर्फ जीनोटाइप लिखें, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अगला करें कैपिटल आर वाई, ठीक है। तो इसमें बेटा हम देख रहे थे गैमीट्स के, पहला हमने देखा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तीसरा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसी तरह से अगले कॉलम में आ जाएं, यहाँ पे कैपिटल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरह से आपने सारे कॉलम्स में इस तरह से करके आपने लिख लेने हैं 16 के 16। जब आपने लिख लेने हैं फिर आपने फिनोटाइप लिखनी है। यहाँ इन्होंने ड्रॉ किया, आपने बेटा लिखना है हर कॉलम के अंदर। पहले में क्या लिखोगे, कैपिटल आर आ गया है, कैपिटल वाई तो राउंड और येलो, क्या लिखोगे, राउंड येलो। अगले में लिखो एक कैपिटल आर भी है और कैपिटल वर्ड जहाँ पे आ जाएगा वो डोमिनेंट, तो राउंड येलो। अगला राउंड येलो, अगला राउंड येलो। ये भी देखें कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसमें वाई कैपिटल नहीं है तो ये आपका राउंड और ग्रीन हो जाएगा, राउंड ग्रीन। अगला देखें राउंड येलो, फिर राउंड ग्रीन, फिर राउंड येलो। अब यहाँ पे दोनों स्मॉल आ रहे हैं तो रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड आपके पास ग्रीन आ जाएगा, फिर रिंकल्ड येलो आएगा और एक आपके पास आ गया है रिंकल्ड ग्रीन। ये आपके पास सारे जीनोटाइप भी लिखी गई, फिनोटाइप भी। अब काउंट कर लें कि कौन से वाले कितने हैं। राउंड येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो आप लिखेंगे राउंड एंड येलो 9। अब देखें राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, 1 2 3, तो आप लिखोगे राउंड एंड ग्रीन 3। फिर लिखोगे रिंकल्ड और येलो कितने हैं, 1 2 3, तो आप लिखोगे रिंकल्ड एंड येलो 3। और एक ही है जो रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है, तो इसको लिख दोगे 1। तो ये आपकी रेशो आ जाएगी 9 इंटू 3 इंटू 1। हमेशा डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशो 9 इंटू 3 इंटू 1 आती है, ठीक है। ये आज का लेक्चर है। इसके बाद तो बेटा इस क्रॉस के अंदर आपके पास 9 इंटू 3 इंटू 1 की रेशो आएगी हमेशा जब भी आप कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस करोगे। और इसमें आप देख रहे हो कि जो राउंड करेक्टरिस्टिक्स है, ट्रेट राउंड शेप की, वो येलो से अलग भी हो जाती है, यानी हर जगह पे राउंड और येलो इकट्ठे नहीं है। राउंड ग्रीन के साथ भी आ गया है और इसी तरह से रिंकल्ड येलो के साथ भी आ गया है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपके पास सिर्फ ये 2 हैं जो एक 9 के कॉम्बिनेशन में है, और जो रिसेसिव करेक्टर था वो सिर्फ 1 की रेशो में आया, बहुत कम प्रोड्यूस होंगे। और ये जो 2 नए कॉम्बिनेशंस आए हैं इनको रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशंस कहते हैं। तो डायहाइब्रिड क्रॉस आपने याद करना है। कंक्लूजन अगर हम देख लें तो मेंडल ने सारे एक्सपेरिमेंट के बाद जो कंक्लूड किया था कि नई रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप्स आ जाती हैं, इसका मतलब है कि शफलिंग हो रही थी गैमीट्स की। गैमीट्स के अंदर जीन्स जो कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है, तो कोई फिक्स मैकेनिज्म नहीं है, यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाती है, ठीक है। सीड शेप और कलर के वो एक दूसरे से बाउंड नहीं है। पेरेंट्स में हमेशा के लिए आर वाई के साथ भी है, आर कैपिटल वाई के साथ भी और स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे रिलेटेड आपको कुछ काम दे रही हूँ, एक्टिविटीज़ हैं, ये आपने ड्रॉ करनी है और आपसे मैं मुझे इसकी ड्रॉ करके और इनको भेजना है। पहली एक्टिविटी है आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना है, यानी सिंगल इसमें ट्रेट लेनी है, किसके दरमियान, टाल प्लांट के दरमियान और शॉर्ट के दरमियान।
आपने टाल और शॉर्ट का क्रॉस करना है, F1 जनरेशन लेनी है, फिर F1 का सेल्फ क्रॉस करना है, F2 जनरेशन लेनी है, ठीक है। और फिर उसकी रेशो नीचे निकाल के फिनोटाइप और जीनोटाइप लिख के और वो सेंड करनी है, ठीक है। ये एक पेज पे सारी एक्टिविटीज़ सॉल्व करेंगे। उसकी मुझे आपने पिक्स भेजनी है। सेकंड एक्टिविटी ये भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। आपने एक्सियल फ्लावर हैं, दैट इज़ AXIAL एक्सियल फ्लावर, उसका AA और उसको क्रॉस करना है टर्मिनल फ्लावर के साथ। इसके लिए हम स्मॉल ए यूज़ करें, कैपिटल ए क्रॉस्ड विथ स्मॉल ए। इसका भी F1 और F2 जनरेशन लेनी है, नीचे उसकी फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो भी लिखनी है। तीसरी एक्टिविटी बेटा जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। इसके अंदर आपने 2 करेक्टर एट अ टाइम लेने हैं। ये हम फ्लावर कलर और फ्लावर की पोजीशन ले रहे हैं। रेड और एक्सियल फ्लावर, यानी आपने कैपिटल A एक साइड पे लेना है और इसका क्रॉस करना है वाइट और टर्मिनल फ्लावर्स के साथ स्मॉल आर और स्मॉल ए के साथ। तो इसी तरह से जो अभी पीछे आपको दिखाया उसको सामने रखिएगा, लेकिन आपने उसमें ये एब्रीविएशंस यूज़ करनी है। कैपिटल ए क्रॉस्ड विथ स्मॉल ए और आपने उसे F1 और फिर F2 जनरेशन और फिर उसकी जीनोटाइप और फिनोटाइप की रेशो निकाल के देनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।